रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एनोरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, एनोरिज्म जिसे हम शरयानी रसोली भी कहते हैं या फिर वेस्टिकुलर डायलेशन भी कहते हैं, यानी इसमें जो आर्टरीज होती हैं उसमें एक बल्ज जो है ना वो बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनोरिज्म क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं और उसमें पेशेंट को कौन कौन सी रीजन की वजह से पेशेंट को एनोरिज्म का इशू जो है ना वो देखने में आता है। लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि एनोरिज्म के केस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। एनोरिज्म जिसे हम शरयानी रसोली भी कहते हैं या फिर वेस्टिकुलर डायलेशन भी कहते हैं, यानी वेस्टिकुलर जो हमारे जिस्म की वेसल्स होती हैं उनका डायलेट हो जाना होता है, या फिर जिसे आर्टरीज बल्ज भी कहते हैं। इन दोस्तों, ये हमारे खास तौर पे हमारे दिमाग की या फिर दिल की शरियानों में एक गैर मामूली जो है ना वो सूजन या फिर फैलाव होता है। इन दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे माइंड की या फिर हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनकी गैर मामूली सूजन को एनोरिज्म कहते हैं। इसकी वजह से जो हमारे जिस्म में ब्लड का बहाव होता है वो मुतासर होता है। यानी दोस्तों, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, अगर किसी के जिस्म में एनोरिज्म का इशू है तो जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हमारे जिस्म में इस एनोरिज्म की वजह से वो डिस्टर्ब होता है। और दोस्तों, अगर ये खुदा न खास्ता फट जाए, तो अगर किसी को पेशेंट को एनोरिज्म का इशू है और उसकी वजह से अगर किसी की वेसल जो है ना वो फट जाए तो उसकी वजह से शदीद खून जो है ना वो बह सकता है और ये एक बहुत ही क्रिटिकल और एक्यूट सिचुएशन जो है ना वो हो सकती है। इन दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको एनोरिज्म का इशू है या फिर वेस्कुलर डायलेशन का इशू है, इसकी वजह से दोस्तों उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे जिस्म में वो मुतासर हो सकती है। और उसके साथ दोस्तों उनकी जो हार्ट की और माइंड की जो वेसल्स होती हैं उनमें एक सूजन जो है ना वो देखी जाती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ये फट जाए तो उसकी वजह से दोस्तों खून बह सकता है अंदरूनी तौर पे, और ये बहुत ही एक क्रिटिकल और एक्यूट सिचुएशन होती है। दोस्तों, इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एनोरिज्म का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, दोस्तों ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी दीवारों को जो है ना वो नुकसान पहुंचता है, वो थिन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे एक डायलेशन होने का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है, जिसे हम एनोरिज्म कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम होता है पेशेंट को, वो होता है स्मोकिंग। यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, दोस्तों बहुत ज्यादा स्मोकिंग की वजह से भी पेशेंट की जो आर्टरीज है उनमें एक गैर मामूली सूजन या फिर गैर मामूली फैलाव की कैफियत जो ना आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है फैमिली हिस्ट्री। यानी अगर किसी पेशेंट के पहले किसी को इस तरह का इशू देखने में आता है तो वो आगे भी दूसरे उनके जो फैमिली में मेंबर होते हैं उनमें भी ये सिम्टम जो है ना आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है एज। यानी ऐसे पेशेंट जिनकी एज जो है ना वो 40 प्लस हो, 60 प्लस हो, तो उन पेशेंट के भी आपको एनोरिज्म का इशू जो है ना वो देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है हैंड इंजरी या फिर हार्ट इंजरी। यानी ऐसे लोग जिनको हेड के रीजन पे या फिर हार्ट के रीजन पे बहुत ज्यादा एक इंजरी का सिम्टम देखने में आया हो, चोट लगी हो, तो उसकी वजह से भी वहां पे क्लॉटिंग का सिम्टम जो है ना आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी पेशेंट की शरियानों में जो है ना एक थिकनेस की या फिर चर्बी की जो है ना नडूल्स बन सकते हैं, या फिर वहां पे एक जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर सकती हैं, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होती है वेसल डायलेशन की या फिर एनोरिज्म की, यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। और मैं दोस्तों आपको सिम्टम के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन से सिम्टम है जो कि एनोरिज्म के केस में पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होती है वो होती है अचानक इंतहाई तेज पेन। यानी पेशेंट को इतना शदीद पेन होता है कि पेशेंट उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी ऐसे पेशेंट जिनको सर वाले रीजन पे या फिर किसी और रीजन पे, हार्ट वाले रीजन पे बहुत शदीद पेन का इशू देखने में आता हो, दोस्तों इसकी वजह से भी पेशेंट को एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अपने लाजमी किसी नजदीकी हॉस्पिटल से जो है ना वो अपने टेस्ट करवाएं, ताकि आप अर्ली जो है ना इस मर्ज को जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकें और आगे बढ़ने से जो है ना वो क्योर अप हो सके। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम होता है पेशेंट में, वो होता है उल्टी आना या फिर नोजिया। इन दोस्तों इसमें नेक्स्ट सिम्टम नोजिया या फिर वोमिटिंग का सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है कि पेशेंट की जो बिनाई होती है, यानी जो विजन होता है, उसमें पेशेंट की जो है ना वो खराबी के सिचुएशन जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम होता है पेशेंट का, वो होता है नेक वाले रीजन पे स्टिफनेस। इन पेशेंट को जो नेक वाला रीजन होता है उसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस का इशू जो है ना वो देखने को मिल सकता है।
और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम होता है पेशेंट का एनोरिज्म के केस में, वो होता है बेहोशी का। और उसके बाद दोस्तों बहुत ज्यादा दौरे पड़ना, यानी सीजर के। तो ये चंद क्लियर सिम्टम थे जो कि पेशेंट को एनोरिज्म के केस में जो है ना आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि एनोरिज्म के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर पेशेंट को एनोरिज्म का इशू है तो आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रेटा कार्ब जो है ना वो इनिशियली तौर पर आपने स्टार्ट करनी है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो होती है क्रेटिकस। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो होती है आर्सेनिकम आयोडाइड। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एनोरिज्म के केस में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करती हैं, जो कि एज पर सिम्टम या फिर एज पर डायग्नोज के बाद जो है ना वो रिकमेंड की जाती है। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन आप सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल ना करें। आप नजदीकी किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के कॉन्टेक्ट में रहने के साथ उससे जो है ना उसकी रहनुमाई में जो है ना वो इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।